संस्कृत पेपर फर्स्ट का पार्ट बी, जिसमें योग एंड निसर्गोपचार वाला पोर्शन है। तो निसर्गोपचार में हम लोग कर रहे थे। निसर्गोपचार में हम लोगों ने निसर्गोपचार के प्रिंसिपल्स देख लिए हैं, उसका एम देख लिया है, डिफिनीशन सारी चीज़ें, हिस्ट्री उसका एक वीडियो में देख लिया था, और उसके आधारभूत तत्व जो होते हैं और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या संबंध होता है सेकंड नंबर में देखा था, और निसर्गोपचार के सिद्धांत होते हैं जो 10, वो थर्ड नंबर की वीडियो में देखा था। अब उसके बाद हम लोग जल चिकित्सा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जल चिकित्सा मतलब होता है हाइड्रोथेरेपी, और जो सिलेबस के पॉइंट में हम लोगों के है वो इतने ही पॉइंट्स हैं। देखिए, सिलेबस के हाईलाइट्स पॉइंट हैं: हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, फुट एंड आर्म बाथ, स्पाइनल बाथ, हिप बाथ, एब्डोमिनल वेट पैक, स्टीम बाथ, इनिमा और वर्लपूल बाथ। तो हम लोग ऐसे आधा डिवाइड कर लेते हैं, इधर का इतना एक वीडियो में देख लेंगे, इधर का इतना एक में मैं पढ़ा दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, और दूसरी बात आप चीज़ों को ना रिवाइज कर पाएंगे और ना पढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा रहता है कि मैं 10 से 15 मिनट ऐसे करवाता हूँ जिससे आप पढ़ पाएँ और 1 से 2 बार देख लें, या फिर नोट्स लिख लें, या फिर अच्छे से आपको याद हो जाए, जैसा भी कर पाएँ। इसलिए मैं 2 पार्ट में करूँगा, ठीक है। तो देखिए, जल चिकित्सा स्टार्ट करते हैं। तो जल चिकित्सा जो होती है प्राकृतिक चिकित्सा की वह शाखा होती है जिसमें रोग उपचार के लिए जल का उपयोग किया जाता है। और जल कैसे कैसे स्टेज में लिया जाएगा, तो हॉट वाटर लिया जाता है, कोल्ड वाटर लिया जाता है, वेपर के रूप में लिया जाता है, आइस के रूप में लिया जाता है, स्टीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि उसके अलग अलग टेम्परेचर बताए गए हैं कि वेरी कोल्ड कितना होता है, कोल्ड कोल्ड कैसा होता है, और वार्म कैसा होता है, हार्ड कैसा, वेरी हॉट कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे सही हैं, आपको याद करना हो आप याद कर लेंगे। बस इतना तो आप जानते ही हैं 100 के आसपास हॉट वाटर होता है, ठीक है, और कोल्ड वाटर वही 50 के आसपास है, वेरी कोल्ड मतलब 30 के आसपास है। बस ये 3 मेनली आप ध्यान रखेंगे तो हमको लोग को आगे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़ारेनहाइट की हम लोगों ने बात की है, बाकी आपको डाटा आवश्यकता होगी तो आप लर्न कर लेना। अब बात करते हैं सिलेबस के पॉइंट नंबर फर्स्ट, जैसा कि लिखा था हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट मतलब उष्ण जल चिकित्सा। तो देखिए, उष्ण जल चिकित्सा द्वारा मसल्स का रिलैक्सेशन और ब्लड वेसल का डायलेशन होता है, ठीक है। यह रक्त परिसंचरण को बल प्रदान करता है। और उष्ण जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इंडाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ब्रोंकियल अस्थमा में, फीवर में और सर्दियों में किया जाता है। बस इतनी सी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या बताया, उष्ण जल की चिकित्सा क्या करता है, तो मसल का रिलैक्सेशन करता है और ब्लड वेसल का डायलेशन करता है, और यह रक्त परिसंचरण को बल प्रदान करता है, और इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा और फीवर और सर्दियों में लाभदायक होता है, उसमें किया जाता है। तो बस हॉट वाटर ट्रीटमेंट में इतना ही आपको पढ़ना था कि उष्ण जल की चिकित्सा। अब बात करते हैं शीतल जल की चिकित्सा। शीतल जल की चिकित्सा मतलब कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट। तो देखो, शीतल जल होता है वो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। अभी देखा था आपने, हॉट वाटर क्या था, तो डायलेट कर रहा था, तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जिसके कारण जो टिश्यू होता है, टिश्यू में डीकंजस्टिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो उसमें विजातीय पदार्थ कोई होता है वो बाहर निकल जाता है। शीतल जल का उपयोग ब्लीडिंग में, डिसऑर्डर में, हाइपरटेंशन में, एनीमिया में, जॉइंडिस में, बर्निंग सेंसेशन में, हाइपर एसिडिटी और वर्टिगो और सिनकोप में आदि रोगों में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ शीतल जल देखा, और शीतल जल के बारे में जैसे कि यहाँ ये डायलेट कर रहा था ब्लड वेसल का, तो ये रिलैक्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे मसल्स का रिलैक्सेशन कर रहा था तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देखिए, टिश्यू का डीकंजस्टिंग इफेक्ट के कारण उसमें जो विजातीय पदार्थ होते हैं उनको ये निकाल देता है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, हाइपरटेंशन में, एनीमिया में, जॉइंडिस में, बर्निंग में, सेंसेशन में, हाइपर एसिडिटी, वर्टिगो और सिनकोप आदि में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, शीतल जल और उष्ण जल कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे फुट एंड आर्म बात की, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए, थोड़ा सा और बताया है शीतल जल का कैसे कैसे उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, शीतल जल का उपयोग हमेशा उष्ण जल के उपयोग के उपरांत किया जाता है। पहले मतलब शीतल जल, कोल्ड वाटर और फिर हॉट वाटर, ठीक है। पहले कोल्ड वाटर और फिर हॉट वाटर किया जाता है, हॉट वाटर किया जाता है। उत्तम परिणाम अगर प्राप्त करना है तो उष्ण जल का उपयोग अधिक समय कितने मिनट का करना है, तो 2 मिनट के लिए किया जाता है। जबकि शीतल जल का उपयोग कितने समय के लिए किया जाता है, तो आधे मिनट के लिए किया जाता है। तो आपने यहाँ सीखा बस इतना सा कि पहले ठंडा पानी का उपयोग, उसके बाद गर्म पानी का उपयोग। और गर्म पानी कितना उपयोग करेंगे, तो 2 मिनट का, और ठंडा पानी कितना, आधे मिनट का।
अब देखो, शीत जल और उष्ण जल का क्रमिक उपयोग करने से ब्लड वेसल्स का क्रमिक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और साथ में जिसके कारण रक्त परिसंचरण और विजातीय पदार्थों का निर्गम तीव्र हो जाता है। यही बात रिपीट हो गई जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, तो फिर वही बात कोई मतलब नहीं है। देखो, इफेक्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर, ये फर्जी चीज लिखी हुई है, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये है वो है, ठीक है। मैं अब देखो, इसमें करते समय सावधानियां क्या रखनी है, तो देखिए सावधानियां में सर्वांग स्नान अगर करना है तो भोजन ग्रहण करने से 1 घंटे पहले करना है। कितने घंटे पहले करना है? भोजन ग्रहण करने से 1 घंटे पहले करना है, और 3 घंटे बाद तक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर भोजन आपने ग्रहण कर लिया तो उसके 3 घंटे बाद तक भी नहीं ग्रहण करना है, जल स्नान नहीं करना है। ये सर्वांग स्नान की बात हो रही है। जबकि कोई स्थानिक स्नान की बात की जाए तो जैसे कि कटी स्नान हो गया, हस्तपाद स्नान हो गया, ये भोजन ग्रहण के 2 घंटे बाद किए जा सकते हैं। मतलब 2 घंटे के पहले नहीं करना है, 2 घंटे के बाद ही करना है। लेकिन ये वाला 3 घंटे, सर्वांग स्नान कराना है तो 3 घंटे बाद करेंगे। हमेशा स्वच्छ एवं शुद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार में प्रयोग किया हुआ जल पुनः दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारी आपको सावधानियां यहाँ देखनी है। और एक चीज है, महिलाओं में जब मासिक धर्म होता है, मासिक स्राव होता है, तो उस समय भी किसी प्रकार का स्नान नहीं कराना उनको चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सावधानियों में 4 पॉइंट देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग फुट एंड आर्म बात की। तो फुट एंड आर्म बात मतलब हस्तपाद स्नान। तो इसका विधि क्या होता है? तो हाथ और पैर, ठीक है, स्नान गर्म जल से भरे पाद स्नान। देखो, पाद स्नान पात्र मतलब फुट बाथ टब में पैरों को घुटने तक, और हस्त स्नान पाद मतलब आर्म बाथ टब में हाथों की कोहनी तक डुबा कर रखते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि अगर पैर को स्नान करवाना है तो फुट बाथ टब चाहिए, हाथ को करवाना है तो आर्म बाथ टब चाहिए, पैर है तो घुटने तक डुबाना है, हाथ है तो कोहनी तक डुबा के रखना है। फिर शरीर को चादर अथवा कंबल द्वारा ढक के रखते हैं। इस प्रक्रिया का प्रयोग करना है तो उष्ण जल का प्रयोग करना है, और साथ में निगम अंगों को हल्के हाथों से दबाते रहना है। यह प्रक्रिया कितने समय के लिए चलेगी? तो देख सकते हैं आप, यह प्रक्रिया 15 मिनट तक चलती है। कितने मिनट तक चलती है? जैसे हॉट वाटर वाली कितने मिनट चल रही थी? 2 मिनट। कोल्ड वाटर वाली आधा मिनट। उसी प्रकार से यह प्रक्रिया जो होती है हैंड और आर्म बाथ वाली, ये 15 मिनट तक चलती है। इसमें जल का तापमान 100 से 105 फ़ारेनहाइट दिखा, मतलब कौन सा वाटर है? तो आपको क्लियर है, ये हॉट वाटर है, ठीक है। इसका लाभ क्या होता है? तो इसका लाभ आप देख सकते हैं, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, फेफड़ों में जकड़ाहट को दूर करता है, श्वास रोग, अस्थमा और श्वास नली श्वास मतलब ब्रोंकाइटिस के उपचार में लाभदायक होता है। मोच हुआ, खिंचाव हुआ, शोथ को दूर करने वाला होता है, विषाक्त पदार्थों को दूर करने होता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, और संधि शूल एवं शीत दग्ध में भी लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पाइनल बाथ की। स्पाइनल बाथ को पृष्ठवंश स्नान भी कहते हैं। तो इसमें जल चिकित्सा का एक अन्य महत्वपूर्ण भेद पृष्ठवंश स्नान है। यह एक विशेष प्रकार के पात्र में दिया जाता है जिसका पिछला हिस्सा जो होता है उठा हुआ होता है। उससे क्या होता है? सिर को आधार प्रदान करता है। यह पात्र लगभग में कितना? तो 6 फीट का लंबा होना चाहिए, 3 फीट का चौड़ा होना चाहिए और 1 फीट का ऊंचा होना चाहिए। नीचे आप देख पाएंगे वो पात्र कैसा होता है। तो देखिए ये विधि क्या है। तो विधि में ये पात्र है, देखो 1 फीट ऊंचा है, पीछे उठा हुआ है, 6 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है। तो देखो, पृष्ठवंश स्नान पात्र में 2 से 4 इंच तक पानी भरना है। इसमें कितना पानी भरना है? तो 2 से 4 इंच तक पानी भर देना है, और पानी आवश्यकता अनुसार सामान्य या उष्ण या शीत आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। रोगी को निवस्त्र करके पात्र में पीठ के बल इस प्रकार लेटाना है कि पृष्ठवंश जो उसका होता है वो जल के संपर्क में रहे। यह स्नान 3 से 10 मिनट के अंतराल पर रोगी को उठाना है। 3 से 10 मिनट तक आराम से करवाना है, फिर उसको उठा लेना है, उठाकर मोटे तौलियों द्वारा उसको रगड़ना है और फिर उसे लिटा देना है। तो ये कुल समय कितना लिया जाएगा? तो 20 से 40 मिनट तक ये स्नान करवाया जाता है। इसका लाभ क्या होता है? तो स्पाइनल बाथ का तो लाभ होता है, सामान्य जल का प्रयोग अनिद्रा पृष्ठवंश में तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है।
उष्ण जल अगर है तो उसका प्रयोग तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में सहायक होता है और यह पृष्ठवंश एवं केशुरुगत वात मतलब स्पॉन्डिलाइटिस और सियाल्टिका में भी लाभदायक होता है। शीत जल का प्रयोग होता है तो चिड़चिड़ापन, थकान, उच्च रक्तचाप और योश अपस्मार मतलब हिस्टेरिया, मानसिक उद्वेग, स्मृति भ्रंश, तनाव और मानसिक रोगों में लाभदायक होता है। तो जरूरी नहीं आप सारा याद करेंगे, बस एक एक आध पॉइंट याद करेंगे कि सामान्य जल है तो पृष्ठवंश के तनाव को दूर करेगा, उष्ण जल है तो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करेगा, शीत जल है तो चिड़चिड़ापन, थकान को, उच्च रक्तचाप को नष्ट करेगा। तो इस प्रकार से आप एक दो पॉइंट सबके ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हिप बात की, जिसे सिड्जवात भी कहते हैं, सिड्जवात भी आता है पेपर में करके। तो कटीय स्नान ये भी जल चिकित्सा का एक भेद है और जो महत्वपूर्ण भेद है, जिसे कटीय स्नान कहा जाता है। देख पा रहे होंगे आप फोटो में कटीय स्नान किस प्रकार से होता है। तो देखिए कटीय स्नान के लिए कमर को ही करनी है। तो देखो कटीय स्नान पात्र हिप बाथ टब में इतना पानी भरते हैं ताकि रोगी की नाभि पानी में डूब जाए। रोगी का जो नाभि होता है वो किस में डूब जाए, पानी में डूब जाए। रोगी निवस्त्र करके पात्र में बैठाना होता है और रोगी के पैरों को बाहर एक चौकी पे रख देना होता है। कुल समय 15 से 20 मिनट लेना होता है इसमें और पानी स्वांगशीत होने तक क्या करवाना होता है, जब तक पानी स्वयं से ठंडा ना हो जाए। इसके लाभ क्या होते हैं, तो छोटी एवं बड़ी आंत से संबंधित सभी प्रकार के जो रोग होते हैं वो कटीय स्नान मतलब हिप बाथ से दूर हो जाते हैं। कटिशूल दूर हो जाता है, विबंध दूर हो जाता है, अर्श हुआ, भगंदर हुआ, जननेंद्रिया से संबंधित रोग हुए, ये शोथ, कंडू, शूल, असहज अनुभूति में लाभदायक होता है। प्रदर रोग में भी लाभदायक होता है। रेक्टल सर्जरी हुआ, इपिस्टोमी, यूट्राइन क्रैम्प्स हुआ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हुआ, पिलो निडल सिस्ट हुआ, ब्लैडर, प्रोस्टेट हुआ, वेजाइना और संक्रमण में, वेजाइना के संक्रमण में लाभदायक होता है। प्रसव, अगर में प्रसव किसी का होने वाला है और 2 महीना पहले से अगर कटीय स्नान वो ले रही है महिला, तो सामान्य प्रसव होने की उसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी है, तो प्रातः काल खाली पेट करना है और निवात स्थान में मतलब वायु रहित स्थान में ये करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों के कंप्लीट हो गए इतने पॉइंट। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे सेकंड वीडियो में जो होगा एब्डोमिनल वेट पैक का, स्टीम बाथ का, इनीमा का, ओवरपूल बाथ का।